एवरीवन, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड लेक्चर है. दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हमारे इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ सब्जेक्ट का ओवरव्यू दिया था कि ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ पे ये पूछा जाता है, आपको इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है एंड कितना वेटेज होता है इसका, ये इजी है, डिफ़िकल्ट है, क्या है, सारी चीज़ें अबाउट द सब्जेक्ट मैंने आपको पूरा बताया था. इसके बाद हमने किया था लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के बारे में कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. सो ये हमने किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर. आज के लेक्चर में हम हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज बैकग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हिस्ट्री क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसने ड्राफ्ट किया है, कैसे ड्राफ्ट हुआ, ऑलराइट, उसकी पूरा इंट्रोडक्शन जो है हम वो देखेंगे. इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन क्लॉज. तो सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये जो सेक्शन 2 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं. ये क्या है? ये डेफिनेशन क्लॉज है. तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी वर्ड्स यूज होने वाले हैं, मेन की वर्ड्स, उनकी सबकी डेफिनेशंस जो है वो सेक्शन 2 के अंदर दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. ऑलराइट, तो हम वो करेंगे. ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से और फिर उसके बाद डेफिनेशन क्लॉज से. ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे नोट्स पे. हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आज हम इसकी हिस्ट्री, आप इसको हिस्ट्री बोल लो, आप इसको बैकग्राउंड बोल लो, या फिर आप इसको इंट्रोडक्शन बोल लो, हम ये कवर करेंगे. इसके बाद हम सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें डेफिनेशंस दी गई हैं. क्या दी गई है? डेफिनेशंस दी गई हैं क्लॉज ए से लेके क्लॉज जे तक. क्लॉज ए से लेके क्लॉज जे तक सारी डेफिनेशंस दी गई हैं. सारे के सारे क्लॉजेस इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें पढ़ने हैं. ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देती हूँ जो हमने आज तक हम सुनते आए हैं. ये वर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्ट. क्या ये एक न्यू वर्ड है? क्या हम ये पहली बार सुन रहे हैं? नहीं, ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम n नंबर ऑफ टाइम्स सुनते भी हैं और n नंबर ऑफ टाइम्स हम डे टू डे लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि जब किसी दो पार्टीज ने सामने बैठ के पेपर पे साइन करके कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वही कॉन्ट्रैक्ट हो. कॉन्ट्रैक्ट बहुत तरीके के होते हैं. अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर हम हंड्रेड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हैं जो हमें पता भी नहीं है कि कौन से. आगे जब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आमने सामने बैठ के जो एक टिपिकल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो पेपर पे होता है, आप उस पे साइन करते हो, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए होते हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. और जो आप बोल के नहीं, लिख के नहीं कर रहे हो, अपने कंडक्ट से कर रहे हो, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. तो पूरे दिन में आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हो और ये जो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने बहुत बार सुन रखा है. ऑलराइट, तो ये होता क्या है? ओके, जब कोई पर्सन ए एक ऑफर करता है, फॉर एग्जाम्पल अपनी कार बेचने का ऑफर, ए ने बी के सामने एक प्रस्ताव रखा है, एक ऑफर रखा है, जिसमें ए बी को बोलता है कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचना चाहता हूं. कितने की?
1 लाख रुपीस की, ठीक है। मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 1 लाख रुपए में, क्या तुम मेरी कार खरीदना चाहते हो? अब बी के पास, यहां पे बी के पास ऑप्शन है, या तो बी बोलेगा नहीं मुझे तुम्हारी कार नहीं खरीदनी है, या फिर बी बोलेगा दैट आई एक्सेप्ट योर ऑफर। बी ए का ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा टू परचेज एज कार एट 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो एक हुआ सबसे पहले ऑफर, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एक ऑफर किया है, दूसरे पर्सन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है। जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफर करता है, दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है, उसमें कंसीडरेशन भी होता है। कंसीडरेशन क्या होता है अभी ये हम देखेंगे, ठीक है। तो उसे बोला जाता है, अभी मैं इसमें सारे के सारे एसेंशियल्स नहीं ऐड कर रही हूं, अभी मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे रही हूं, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। जो मैं आपको बता रही हूं ये है कॉमन भाषा के अंदर। अगर एक लेमैन है, कोई कॉमन पर्सन है जो एक लीगल पर्सन नहीं है, जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है, वो क्या बोलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में कार सेलिंग और परचेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऑल राइट। बट मैं कहती हूं कि ये एक अग्रीमेंट है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रही थी कि एक पार्टी की तरफ से एक ऑफर होता है, एक पार्टी जिसको आप ऑफर कर रहे हो वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करती है, यहां से कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है, ठीक है। तो जो ऑफर होता है, ऑफर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली स्टेज क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट की, ऑफर, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा है, मैंने आपको एक सिर्फ जनरल आइडिया दिया है। अभी हम जाएंगे नोट्स पे और देखेंगे इसकी हिस्ट्री, उसके बाद हम आगे की चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ओके। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ रहे हैं अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। Indian Contract Act was passed through 3 stages. Indian Contract Act 3 stages से पास हुआ है। Indian Contract Act कितनी stages से पास हुआ है, 3 stages से। अब ये 3 stages कौन सी हैं? फर्स्ट स्टेज, सबसे पहले हम आते हैं हमारी पहली स्टेज पे जो कि है फर्स्ट स्टेज। इस फर्स्ट स्टेज के अंदर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ था। क्या प्रिपेयर हुआ था, ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ था, और ये ड्राफ्ट इंग्लैंड के अंदर प्रिपेयर हुआ था बाय द थर्ड इंडियन लॉ कमीशन। तो तीसरी लॉ कमीशन, थर्ड लॉ कमीशन ने इंग्लैंड में ये ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। ये ड्राफ्ट यूनिफॉर्म था और मेरिट पे बेस्ड था, ठीक है। इसके बाद आती है सेकेंड स्टेज। इस स्टेज के अंदर इस ड्राफ्ट को रिवाइज किया गया, वापस से उसको गो थ्रू किया गया, मॉडिफिकेशंस किए गए एंड इलैबोरेटेड बाय द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इन इंडिया। इंडिया में लेजिस्लेचर ने उसे रिवाइज किया और उसे इलैबोरेट किया, ठीक है, क्योंकि उसमें शायद पॉइंट्स में लिखा हुआ होगा तो उसके ऊपर इलैबोरेट डिस्कशन करा। There were some borrowings from New York Draft Code at this stage, और उन्होंने इस स्टेज पे उसे इलेबरेट और रिवाइज करते टाइम न्यूयॉर्क ड्राफ्ट कोड से भी कुछ चीजें बोरो करी थी, कुछ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफेंस, इनका नाम क्या है, सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवीजन, जो रिवीजन इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी ने किया था उसे सुपरवाइज किया
और वो रिविजन ऐड कर दिया इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन के अंदर। तो किसने बनाया है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने। ठीक है, अब हम देखते हैं, द क्वेश्चन इज, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट। ऑलराइट, क्या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमें सपोज हमें कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ना है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें इस पूरे कंट्री के अंदर जितने लॉज है सारे पढ़ने हैं, तो क्या सारे के सारे लॉज, मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी तरीके से अगर हमें पढ़ना है, तो क्या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंट है अकेला? क्या ये एग्जॉस्टिव है? क्या ये एक कंप्लीट कंसोलिडेटेड एक्ट है ऑन द टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? क्या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी तरीके से पढ़ने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेला ही काफी है, या हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ भी कुछ और रेफर करना पड़ेगा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। When Sir James moved the Indian Contract Bill, he admitted that it was not and could not pretend to be a complete code on the branch of law which it related. Sir James Stephen ने ही बोल दिया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ब्रांच पे एक कंप्लीट कोड नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। He hoped that the supplementary chapters would be added later on. उन्होंने बोला कि अभी तो ये नहीं है कंप्लीट कोड, बट हो सकता है कि बाद में कुछ चैप्टर्स ऐसे ऐड हो जाएं जिन्हें ऐड करने से ये एक कंप्लीट कोड बन जाए। ठीक है, later years it was found more convenient to have separate enactment for several branches of contract. बट बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऐड नहीं किए गए अदर लॉज, बल्कि अदर इनैक्टमेंट बना दिए गए, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं, हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी पढ़ना चाहिए, हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, afterwards parts of Indian contract were also taken out to constitute enactment related to particular contract like SOGA, Sale of Goods Act, पार्टनरशिप एक्ट। ये पहले कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हुआ करते थे, बट बाद में इन्हें डिलीट कर दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से और इनके सेपरेट इनैक्टमेंट्स बना दिए गए। ठीक है, इफेक्ट ऑफ, अब हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट continued to be in operation by virtue of Article 372 of the Constitution. क्यों? क्योंकि 1872 का एक्ट है। ये एक्ट कब का है? ये 1872 का एक्ट है, मतलब प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है। तो जब, और इवन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने से पहले के एक्ट्स हैं, तो जितने भी ये जो प्री एग्जिस्टिंग एक्ट्स थे वो दे विल कंटिन्यू टू बी इन ऑपरेशन इवन आफ्टर कमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात कहाँ दी गई है? आर्टिकल 372 के अंदर दी गई है। तो बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटिन्यू होता है टू बी इन ऑपरेशन। ओके, the subject of contract including partnership, agency, other special forms of contract fall within the entry number 7 of list 3 of schedule 7. schedule 7 जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स दी गई है कि स्टेट की क्या पावर्स है, सेंटर की क्या पावर्स है। इसमें लिस्ट 3 जो है, लिस्ट 3 जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट है जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों को लॉ बनाने की पावर है, और उस कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम नंबर, एंट्री नंबर 7 में आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, Indian Contract Act does not profess to be a complete code leading to the law relating to contracts. Legislature, while enacting this act, did not intend to exhaustively codify
the whole law of contract to be applied by the courts in India. Law of contract is not contained in Indian Contract Act alone. वही चीज बार बार बोली जा रही है कि it is not exhaustive. It is not exhaustive. ठीक है. There are number of other statutes dealing with the branches like Negotiable Instruments, Transfer of Property Act, Sale of Goods Act, etc. ठीक है. तो ये तो थी the हिस्ट्री और दी बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हमने देखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे बना, किसने बनाया, क्या ये एक एग्जॉस्टिव एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का इस पे क्या इफेक्ट पड़ा, सारी चीजें हमने देखी. अब हम आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि सेक्शन 2 है. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 2 जो है वो बात करता है डेफिनेशन क्लॉज के बारे में, जिसमें सारी डेफिनेशंस दी गई है ऑफ द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन द एक्ट या फिर स्टैट्यूट. तो जो जो टर्म्स आगे एक्ट में यूज हुई है उनकी डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर दी गई है डेफिनेशन क्लॉज के फॉर्म में. ठीक है. ए से लेके जे तक है ये क्लॉजेस. ये क्लॉजेस कहां से कहां तक है? ए से लेके जे तक है और हमें इन्हें अच्छे से याद करना है. डेफिनेशन क्लॉज के साथ एक चीज है जो सेक्शन 2 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें डेफिनेशन क्लॉज के बारे में दिया है. ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रीलिम्स की बात करोगे, पीटी की बात करोगे, तो इवन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये डेफिनेशन किस क्लॉज में दी गई है. कंसिडरेशन की डेफिनेशन 2 क्लॉज डी में दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2 क्लॉज एच में दी गई है, अग्रीमेंट की डेफिनेशन 2 क्लॉज ई में दी गई है, प्रपोजल की डेफिनेशन 2 क्लॉज ए में दी गई है, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन 2 क्लॉज बी में दी गई है. आपको ये डेफिनेशंस और उनके क्लॉजेस याद होने चाहिए. इसके अलावा आपके मेंस में आप जब भी आंसर राइटिंग करो कॉन्ट्रैक्ट से रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल आपसे वैलिड एक्सेप्टेंस के क्वालिटीज या वो पूछ लिए गए क्वालिफिकेशंस, तो उससे पहले स्टार्टिंग करने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस होती क्या है, और उसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा सेक्शन 2 क्लॉज बी. तो आपको डेफिनेशन क्लॉज के अंदर डेफिनेशन तो याद होनी ही चाहिए, मतलब उसके कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे जब हम सेपरेटली इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे, आज तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उठाएंगे हम प्रपोजल का टॉपिक. हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें इसके कीवर्ड्स को ही तो पढ़ेंगे. इसके जो कीवर्ड्स है वो बहुत ज्यादा इलेबरेटिव है. आप उस पर बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिख सकते हो, उस पर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो आपको डेफिनेशंस के कीवर्ड्स याद होने चाहिए. इसी के साथ साथ आपको उसके क्लॉज नंबर, क्लॉज जो भी है वो क्लॉज कोड वो पता होना चाहिए. तो आपको ये डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. तो सबसे पहली डेफिनेशन पे चलते हैं, जो हमारी वेरी फर्स्ट डेफिनेशन है 2 क्लॉज ए, जिसमें प्रपोजल के बारे में बताया गया है. सो 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रपोजल के बारे में बताता है, और उसका क्या मतलब है लेट्स जस्ट रीड. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू द अनदर, ठीक है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है, यहां पे सिग्निफाई करने का मतलब है कम्युनिकेट करना. क्या करना? कम्युनिकेट करना. यहाँ पे सिग्निफाइज का क्या मतलब है? कम्युनिकेट्स. तो जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करता है, क्या कम्युनिकेट करता है? आगे पढ़ेंगे. टू द अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. ठीक है. क्या कम्युनिकेट करता है? अपनी विलिंगनेस, अपनी चाह
कुछ करने की या किसी को कुछ काम करने से रोकने की, ठीक है, विद अ व्यू, और उसमें उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों कर रहा है वो ये कम्युनिकेशन, क्यों उसको बता रहा है सामने वाले पर्सन को कि मैं ये करना चाहता हूं या मैं ये नहीं करना चाहता हूं, क्यों बता रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है। पर्पस इज टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर। यहां असेंट का मतलब है एक्सेप्टेंस, सामने वाले की उस काम को करने या ना करने के लिए एक्सेप्टेंस पाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए वो उसे वो चीज कम्युनिकेट करता है। और जब वो ऐसा करता है तो उसे बोला जाता है कि उसने सामने वाले पर्सन को प्रपोजल किया है। यहां पे मैं आपको बताती हूं, अगर ए बी को बोलता है कि मैं अपना हाउस सेल करना चाहता हूं एट ₹5 लाख, 5 लाख में मैं अपना घर सेल करना चाहता हूं, तो ए ने सिग्निफाई किया है या फिर कम्युनिकेट किया है किसको, बी को, ठीक है, अपनी विलिंगनेस। उसकी विलिंगनेस क्या है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, मैं अपना घर 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। ये क्या है, ये उसकी विलिंगनेस है। उसने अपनी विलिंगनेस बी को क्यों बताई है यहाँ पे, ताकि बी उसके ऑफर को एक्सेप्ट करे कि ओके मैं तुम्हारा घर खरीदने के लिए रेडी हूं 5 लाख रुपए में। तो ये जो है इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा एक प्रपोजल, इसे बोला जाएगा एक प्रपोजल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है प्रपोजल की। इसमें कीवर्ड्स क्या है, इसमें कीवर्ड है सिग्निफाई, विलिंगनेस टू डू, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है। इसके बाद हम हमारी सेकंड डेफिनेशन पे आएंगे। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हेन द पर्सन, ये है एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। ये किसकी डेफिनेशन है, एक्सेप्टेंस की। ऑल राइट, तो अब हम यहां पे मैं एक चार्ट बना देती हूं लास्ट पेज पे। हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं, मैं इधर लिखती जाऊंगी स्टेप्स ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या आता है, प्रपोजल, ये फर्स्ट स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट तक जाने का। अब देखते हैं प्रपोजल के बाद क्या आता है। अब हम देखेंगे कि जब वो पर्सन जिसे प्रपोजल किया गया है, द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, मतलब जिस पर्सन को प्रपोजल किया है प्रपोजर ने, सिग्निफाइज हिज असेंट thereto। सिग्निफाइज का मतलब है कम्युनिकेट, असेंट का मतलब है एक्सेप्टेंस, एंड thereto भी एक इसका कीवर्ड है। सेम प्रपोजल, thereto मतलब उसी पर्टिकुलर प्रपोजल को जो उसे किया गया है, सेम प्रपोजल, ठीक है। जब वो पर्सन जिसे प्रपोजल किया गया है वो उसी प्रपोजल के लिए अपनी एक्सेप्टेंस उस बंदे को कम्युनिकेट करता है जिसने उसे प्रपोजल किया था, तो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तब ये माना जाता है कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। तो सेकंड चीज क्या है प्रपोजल के बाद, एक्सेप्टेंस। अब देखते हैं तीसरी चीज क्या आएगी, आगे पढ़ेंगे। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अभी तक क्या था, पहले एक प्रपोजल था, फिर आया एक एक्सेप्टेंस। अब क्या है, जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं एक प्रॉमिस, ये बन जाते हैं एक प्रॉमिस, ठीक है। पहले प्रपोजल हुआ, देन उसका एक्सेप्टेंस हुआ, और लिखा है कि जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो आप उसे प्रपोजल एक्सेप्टेंस नहीं बोलोगे, आप उसे क्या बोलोगे, वो एक प्रॉमिस बन चुका है, ठीक है।
अब देखेंगे प्रॉमिस के बाद क्या है, हमें प्रॉमिस तक नहीं पहुंचना है, हमें पहुंचना कहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट तक। तो अभी तो हम सिर्फ तीसरी स्टेज पे पहुंचे, आगे पढ़ेंगे। तो अब यहां पे हमने देखा था कि ये प्रपोजल था। अब यहीं पे सेम एग्जाम्पल में अगर बी ए को, सपोज ए ने ना ये बात सिग्निफाई कैसे करी थी बी को, एक लेटर के फॉर्म में खत लिख के करी थी। अब क्या करता है, बी भी ए को एक लेटर लिखता है जिसमें बोलता है कि आई विल बाय योर हाउस एट 5 लाख, मैं 5 लाख में तुम्हारा घर खरीदूंगा। ए को इसने ऐसा करके एक लेटर लिखा बी ने। दिस इज व्हाट, दिस इज एन एक्सेप्टेंस, ये एक एक्सेप्टेंस हुई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, क्लॉज सी पे आएंगे। क्लॉज सी क्या बोलता है, क्लॉज सी बोलता है द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन प्रपोजल कर रहा है उसे बोला जाता है प्रोमिसर, और द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, जो पर्सन प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है उसे बोला जाता है प्रोमिसी। उसे क्या बोला जाता है, प्रोमिसी। तो यहां पे क्योंकि प्रपोजल ए ने किया है तो ए क्या हुआ, ए हुआ प्रोमिसर, और क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस बी ने किया है तो बी क्या हुआ, बी हुआ प्रोमिसी, बी हुआ प्रोमिसी। ठीक है, यही चीज दी गई है क्लॉज सी के अंदर। इसमें बहुत इजी सी डेफिनेशन है, प्रोमिसर प्रोमिसी की डेफिनेशन है। अब हम आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे, जो हमारा 4th स्टेप होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट पे जाने का, जिसका नाम है कंसीडरेशन। अब हम पढ़ेंगे कि कंसीडरेशन क्या होता है। तो क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट डील्स विथ द डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन। ये कंसीडरेशन की डेफिनेशन के बारे में बताता है। कंसीडरेशन की क्या डेफिनेशन है, लेट्स जस्ट सी। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये कीवर्ड्स हैं। एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का मतलब होता है प्रोमिसर के कहने पर। ठीक है, प्रोमिसर के इंस्ट्रक्शन बोलो आप उसको या एक्ट बोलो, प्रोमिसर की किसी बात की वजह से, प्रोमिसर के इंस्ट्रक्शन पर, प्रोमिसर के कहने पर अगर प्रोमिसी या कोई भी दूसरा पर्सन या फिर एनी अदर पर्सन, इसका मतलब कंसीडरेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोमिसी में से आए, सिर्फ प्रोमिसी ही दे। थर्ड पर्सन भी कंसीडरेशन दे सकता है, क्योंकि यहां पे प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन है। जब एक्सेप्टेंस की बारी आई थी तो क्या थर्ड पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को ऑफर दिया था घर खरीदने का, तो एक्सेप्टेंस कौन देगा? बी ही तो देगा ना, क्योंकि वहां पे लिखा है द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू। बट यहाँ पे अगर कोई थर्ड पर्सन सी ए को बी की तरफ से, क्या सी ए को बी की तरफ से एक्सेप्टेंस दे सकता है कि सी जाके बोले हाँ 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 बी तो तुम्हारा घर खरीदेगा? नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता है, अनलेस बी ने सी को स्पेशली ऑथोराइज किया हो कि मैं कुछ काम में बिजी हूं, मैं अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता हूं, आई ऑथोराइज यू टू एक्सेप्ट, गिव द एक्सेप्टेंस ऑन माय बिहाफ। सिर्फ तभी सी कर सकता है, वरना सी नहीं कर सकता है। बट कंसीडरेशन में यहाँ पे प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन लिखा है। दैट मीन्स कंसीडरेशन जो है वो या तो प्रोमिसी खुद देगा या फिर कोई अदर पर्सन देगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला था कि मैं तुम्हें अपना घर बेचूंगा एट 5 लाख। बी ने बोला ओके, ठीक है। अब ए
ने बी को अपना हाउस ट्रांसफर कर दिया, दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। अब बी का काम है क्या, इसको 5 लाख रुपए देने का। अब ये बी ना दे के कोई एक्स पर्सन भी दे सकता है। यहाँ पे कंसिडरेशन की जब बात आती है तो प्रोमिसी भी दे सकता है, थर्ड पर्सन भी दे सकता है। ऐसा ही क्लॉज डी के अंदर लिखी है बात, ठीक है। तो हमारा फोर्थ स्टेप हम लिख देते हैं इधर। प्रॉमिस के बाद आता है कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या है, जब एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिसी या कोई और पर्सन कुछ काम करता है या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसेस टू डू कि आगे मैं करूंगा, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब यहां पे डज और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग ये पास्ट टेंस है, ईडी लग गया है, ठीक है। डज और एब्सटेन्स एस लिखा है तो ये प्रेजेंट है। प्रोमिसेस टू डू मतलब आगे फ्यूचर की यहां पे बात हो रही है, इसका मतलब ये फ्यूचर है। इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कंसिडरेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कंसिडरेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन। अगर ए बी को अपना घर देता है और बी बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे उसके ऑलरेडी दे चुका हूं, वो हुई पास्ट कंसिडरेशन। बी बोलता है कि तुम अभी मेरे को घर दो, मैं अभी के अभी तुम्हें पैसे दे देता हूं, प्रेजेंट कंसिडरेशन। या फिर बी बोलता है कि तुम घर तो मुझे अभी दे दो, उसके पैसे मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ दूंगा जब मेरी सैलरी आ जाएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है। तो कंसिडरेशन 3 तरीके के होते हैं। इनके बारे में इन डेप्थ हम तब पढ़ेंगे जब हम कंसिडरेशन का इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कंसिडरेशन 3 तरीके के होते हैं। तो सच एक्ट और एब्सटेनेंस इज नोन एज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो यहां पे हमें कैसे पता लगा कि कंसिडरेशन 4th स्टेप है, क्योंकि वहां पे लिखा है कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। इसका मतलब प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन आएगा। अब कंसिडरेशन में ऐसा क्या ऐड करना है हमें और कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए? लेट्स जस्ट सी, आगे बढ़ेंगे। 2 क्लॉज ई पे बढ़ेंगे अब हम। 2 क्लॉज ई बोलता है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। जब ए ने बी को बोला कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं 5 लाख रुपए में, बी ने बोला ओके, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ए ने बी को घर दिया है, उसके बदले में बी ने ए को 5 लाख रुपीस दिए हैं, ठीक है। ए के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, जो उसको मिला, क्या मिला? 5 लाख रुपीस। क्या मिला? 5 लाख रुपीस। और बी के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, जो उसको मिला, क्या मिला? हाउस, ठीक है। तो एक के लिए जो कंसिडरेशन है, दूसरे जो एक दे रहा है वो दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, और जो दूसरा दे रहा है वो पहले प्रपोजर के लिए कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इन दोनों ने एक दूसरे से कुछ प्रोमिसेस किए हैं। ए ने बी को क्या प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें अपना घर दूंगा अगर तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे। बी ने ए को क्या प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तुम मुझे अपना घर दो। तो ए ने भी एक प्रॉमिस किया है, बी ने भी एक प्रॉमिस किया है। ए के प्रॉमिस में भी कंसिडरेशन है, क्या है, क्या मिल रहा है उसको? 5 लाख रुपीस। और
और बी के प्रॉमिस में भी एक कंसिडरेशन है, क्या मिल रहा है उसको? हाउस। तो जब सेट ऑफ प्रोमिसेस दे फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए वो क्या है? वो कंसिडरेशन है। तो इन्हें क्या बोला गया है सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर? इसे बोला गया है कि ये एक अग्रीमेंट बन जाता है। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो वो एक अग्रीमेंट बन जाता है। दैट मीन्स हमारी नेक्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट। कंसिडरेशन के बाद क्या आया? अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में सिर्फ एक ही स्टेज मिसिंग है, वो देखते हैं हम क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज ई मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है, कैसे सेट ऑफ प्रोमिसेस होते हैं, कैसे वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करते हैं, और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वो क्या बन जाता है? वो एक प्रॉमिस नहीं रहता है, उसके बाद वो एक अग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, ओके। एफ पे आएंगे हम। Promises which form consideration or part of consideration for each other in a reciprocal promises वो बोला जाता है। जैसे कि ए और बी के केस में था, दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉमिस थे और दोनों में कंसिडरेशंस थे, तो वो क्या थे? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। वो क्या थे? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है। क्लॉज जी पे आएंगे। अग्रीमेंट नॉट इन, अभी हम इसको क्लॉज जी को थोड़ी देर के लिए हम इसको ड्रॉप करेंगे, हम आएंगे क्लॉज एच पे सीधा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम फाइनली कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक पहुंचने वाले हैं। ये क्लॉज एच के अंदर लिखा है। क्लॉज एच बोलता है ऐसा अग्रीमेंट, सी हम अग्रीमेंट तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए बीच में क्या जरूरी है, हम वो देखेंगे। ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो फाइनली हमें देखने मिल रहा है कि ऐसा अग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सिएबल है वो क्या होता है? फाइनली वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा अग्रीमेंट जिसे हम लॉ के थ्रू एनफोर्स करा सकते हैं, ऐसा अग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सिएबल है, वो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे कि मैम लीगल एनफोर्सिएबिलिटी क्या होती है? लीगल एनफोर्सिएबिलिटी क्या होती है मैं आपको ये बताऊंगी। ये भी एक हमारा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, तो हम ये भी करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लो कि जो लीगली एनफोर्सिएबल अग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और क्लॉज जी मैंने आपको छुड़वाया था, तो उस पे आएंगे। और जो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? वॉइड होते हैं, वो नल होते हैं। वॉइड का क्या मतलब होता है? नल, नथिंग, जीरो, जीरो। ठीक है, आई पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट समझाती हूं मैं आपको। क्लॉज आई में देखते हैं अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ at the option of one or more parties but not at the option of the other or the others is avoidable। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, हम यहां पे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं जब, तो 3 तरीके के पढ़ते हैं हमेशा। सबसे पहले आता है सेक्शन 2 क्लॉज जी वाला, एन अग्रीमेंट विच इज नॉट लीगली एनफोर्सिएबल, इसे बोला जाता है वॉइड अग्रीमेंट। क्या बोला जाता है? वॉइड अग्रीमेंट। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर, ये क्या बोलते हैं? ऐसे अग्रीमेंट जो लीगली
एनफोर्सिएबल होते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, या फिर जिसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सही कॉन्ट्रैक्ट। उसका ऑपोजिट क्या होगा? वॉइड, विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। थर्ड क्या होगा? सेक्शन 2 क्लॉज आई, जो अभी हमने पढ़ा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सिएबल तो है बट एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। इसका मतलब उसे एनफोर्स कौन करा सकता है? उसे एनफोर्स सिर्फ एक ही पार्टी करा सकती है दोनों में से। तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल का मतलब है विच इज केपेबल ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एज वॉइड, विच इज केपेबल ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एज वॉइड, वो होते हैं वॉइडेबल। ठीक है, तो ये तीन होते हैं कैटेगरीज। ये तीनों मैंने आपको अच्छे से समझा दी। तो 2 क्लॉज आई। अब ये वॉइडेबल कैसे होते हैं, किन सिचुएशंस में वॉइडेबल होंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम फ्री कंसेंट पढ़ेंगे। उसमें आपको पता लगेगा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। लास्ट 2 क्लॉज जे। 2 क्लॉज जे भी वॉइड के ही बारे में बात करता है, बट अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जब बना था तब तो वो एनफोर्सिएबल था, बट ड्यू टू एनी अदर फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर सिचुएशन, फ्यूचर ओकेजन, इट सीज्ड टू बी एनफोर्सिएबल। कुछ ऐसा हो गया कि अब वो एनफोर्सिएबल नहीं रहा है, तो वो तब वॉइड होगा जब वो एनफोर्सिएबल नहीं रहा। जब तक वो एनफोर्सिएबल था तब तक वो वैलिड था। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई अब ये एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता है, वो उसी टाइम वॉइड हो जाएगा। जैसे कि हम इम्पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तो वो सही था, वैलिड था, वो पॉसिबल था, बट ड्यू टू एन इवेंट जिसकी वजह से अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इट्स इम्पॉसिबल, तो वो बाद में जब वो इम्पॉसिबल हुआ है तब वो वॉइड हो जाएगा। उससे पहले वो वैलिड था, उससे पहले वो वैलिड था। ठीक है, तो ये है क्लॉज जे। और यहां पे हमारा पूरा का पूरा डेफिनेशन क्लॉज खत्म होता है। ठीक है, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी डेफिनेशंस, क्योंकि आपको आगे के प्रोविजंस तब भी समझ आएंगे जब आपको डेफिनेशन क्लॉज समझ आया है। अगर डेफिनेशन क्लॉज नहीं समझ आया है तो आपके लिए आगे के प्रोविजंस पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्लीज आप आज जो मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कॉन्ट्रैक्ट का और डेफिनेशंस, आप ये प्रोविजंस रीड करके आएंगे बेयर एक्ट में से या नोट्स जो आपको मैंने क्लास के दिए हैं उसमें से। इसी के साथ साथ आप याद करने की कोशिश कीजिए, मेमोराइज कीजिए दी क्लॉजेज ऑफ डेफिनेशन, क्योंकि ये प्रीलिम्स में बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर रटना पड़ रहा है तो आपको रटना पड़ेगा, आई जस्ट कांट हेल्प इट, क्योंकि ये पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हो सकता है कि ऐसे रट नहीं पा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर करके आपको याद हो जाएंगे। जिन क्लॉजेस पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आप वो सॉल्व करेंगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा कौन से क्लॉज में किसकी डेफिनेशन दी गई है। उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप अच्छा था ये लेक्चर। मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में चीज़ों को समझाया है, एग्जाम्पल दे दे के समझाया है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपली पढ़ेंगे इसको हम, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा और इसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। Okay, so that is all about today's lecture. We'll meet in the next lecture. Till then, have a nice day. Take care. Thank you so much.